मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट। और हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। शर्मा जी, अभी हाल ही में लोकसभा 2024 का रिज़ल्ट आया, जिसमें भारी जैसे कह रहे थे कि 400 के पार 400 के पार, मगर वो भाजपा की हवा निकल गई। लोगों ने अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एनडीए पे ना भरोसा किया और इंडिया पे भरोसा किया। अब जो है, मगर विपक्ष कहाँ चला गया कुछ पता नहीं लग रहा है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा दिए थे, तभी इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के लोग, जितने भी लोग थे, ये गठबंधन आज के इस इलेक्शन के 2 साल पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन विपक्ष के लोग एक दूसरे को अपनी अध्यक्षता मानने को तैयार नहीं थे। वो अध्यक्ष एक दूसरे को करते थे। हालांकि ये लोग बीच में गठबंधन बनाए और जो कि काफ़ी हद तक प्रभावशाली रहा। सुशासन बाबू ने सबसे पहले इसकी अगुवाई की थी, वही निकल के चले गए। तो इसमें हुआ, ये कमियां रही। अगर ये लोग, हम समझते हैं कि जुलाई 2022 से ही शुरुआत कर दिए होते और पूरे देश में दौरा करते, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूँ 100 सवा 100 सीट ही मिलती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जो 10 साल का रिकॉर्ड है, जो काम किए, उनके भक्त लोग कहते हैं कि बहुत काम किया, पूरा देश में उनकी होती, पूरे विदेशों में उनकी चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस इलेक्शन के दौरान अपने काम के रिकॉर्ड पर कहीं भी वोट नहीं मांगे, बल्कि हिंदू मुसलमान हमेशा करने के किए, जो कि कोड ऑफ इलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था। इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए था और नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर रोक लगाना चाहिए था कि आप इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस चीज़ पर मुख्य दर्शक रहा, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और फिर भी विपक्ष ने अच्छा संदेश दिया और जो इनका 400 पार का नारा था, संविधान बदलने का नियत था, जनता ने इनके मुंह पर पानी फेर दिया। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लोग को, और जो खास करके जनता दल और टीडीपी के लोग इसमें बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को और मजबूती के लिए बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपने हित के लिए ये एनडीए में गए हैं, ना कि आम जनता के हित के लिए। और अगर मान लीजिए ये इसमें हैं, चलेंगे, तो इनको भारतीय जनता पार्टी के जो इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यानी तीसरी बार प्रधान सेवक या तीसरी बार प्रधान चौकीदार बने, इनको हर चीज़ संविधान के खिलाफ जब भी कदम उठावें, मजबूती से विरोध करना चाहिए, भले वो उस घटक में रहें। और अगर नहीं कर पाते तो इनको इधर भाग आना चाहिए इंडिया गठबंधन की तरफ, ताकि लोकतंत्र बचा रहे। और रही बात, अभी कुछ इधर बयान आए हैं मोहन भागवत जी के कि भाई इसमें भेदभाव हो रहा है, तो मैं मोहन भागवत जी को मोहन भागवत जी तो योगी जी से मठ में मिलने चले गए। चलिए, गए होंगे, उनका वो है, अपना अंदरूनी मामला है, जाना चाहिए। लेकिन जो अभी इनका बयान आ रहा है, मैं समझता हूँ कि मोहन भागवत जी इस देश के बहुत बड़ी आबादी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनको भेदभाव की चिंता होती तो 2014 का जब प्रधानमंत्री जी 26 मई
2014 में शपथ ग्रहण लिए और उसके बाद में जो मोदी सरकार ने भेदभाव का काम किया, उसको मोहन भागवत को तुरंत रोकना चाहिए था, तुरंत रोकना चाहिए था। लेकिन वो आज तक कभी भी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को जानबूझ करके बहुत बड़ी आबादी को हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जाता है, तो इस पर मोहन भागवत क्यों साइलेंट रहे? और देश के गवर्नर का पद है, गवर्नर का पद जो है सिर्फ 3-4 जातियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मोहन भागवत इस पर साइलेंट रहते हैं कि क्यों नहीं भाई ये ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को मतलब अपना बोले कि ऐसा मत करो, हर जातियों के लोगों को गवर्नर बनाओ। फिर इसके बाद में देश में सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, उसकी वाइस चांसलर हैं, सब में वही 3-4 जातियों के लोग हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी के लोग को वाइस चांसलर नहीं बनाया जाता है। फिर आप चलिए 2015 में 345 बच्चे यूपीएससी से ओबीसी के सेलेक्ट हुए थे और 2 साल वो ट्रेनिंग किए, लेकिन यही मोदी सरकार जो है उनको 2017 में 7वां पे कमीशन लागू करके उनको क्रीमी लेयर से बाहर कर दिया और मोहन भागवत उसमें साइलेंट थे, नहीं बोले थे। यही नहीं, यूपीएससी में इन्होंने लेटरल एंट्री सिस्टम ले आए हैं और जिसमें 60% सिलेक्शन जो है प्राइवेट कंपनियों से करके वो सेक्रेटरी बनाएंगे सीधे, और 40% सिलेक्शन वो अपना यूपीएससी से कराएंगे। इनका उद्देश्य यही है कि जब अब यूपीएससी में दलित ओबीसी के लोग अपना पढ़ करके सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेशन को कम करने के लिए लेटरल एंट्री सिस्टम लाए। मोहन भागवत इस पर साइलेंट रहे। और महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। महिला आरक्षण विधेयक में बहुत सारी पार्टियों ने कहा, लोक समाज पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया कि आप इस पर दलित ओबीसी आदिवासी महिला को भी आरक्षण दीजिए। मोहन भागवत इस पर साइलेंट रहे। अग्निवीर जो है इसलिए लाया गया है कि इस अग्निवीर जो जीडी या सेना का जो निचला पद होता है उसमें बहुत बड़ी आबादी के लोग, खास करके राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के लोग जो दलित ओबीसी मीना समाज के वो लोग होते हैं वो सेना में जाते हैं। लेकिन वो समझे कि अगर 15 साल 20 साल की नौकरी रहेगी फिर रिटायरमेंट रहेगा तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जा रही है। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो इसलिए इनको 4 साल रखो और हटा दो। और जो 25% अपना प्रमोशन की बात करते हैं, तो अब कुछ 3-4 जातियों के लोग भी अब सेना में जाने चले गए, तो प्रमोशन 3-4 जातियों के लिए ही वो रखा गया है। ये तो उनका आंतरिक मामला है। मोहन भागवत पर साइलेंट रहे। अब उनको डर लगने लगा है कि जो बहुत बड़ी आबादी की जातियां हैं ज़्यादातर जाग चुकी हैं, भाजपा आरएसएस से खिसकने लगी हैं, तो मोहन भागवत जी ये अपना शिगुफा छोड़ दिए कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हीं के टाइम पर कांग्रेस से बढ़ करके भेदभाव हुआ। लोक समाज पार्टी इसका समय समय पर विरोध की है और ज्ञापन दी है। और हम मोहन भागवत जी से ये कहना चाहते हैं, आप सिर्फ जबान पे मत रखो, भारत सरकार की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रखिए कि क्यों भेदभाव हो रहा है। जैसे भेदभाव तुरंत आप बोलिए तब देखिए तब, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। भेदभाव की अगर बात करें तो जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि इस टाइम भाजपा में और आरएसएस में कोई नाराज़गी चल रही है। देखिए, नाराज़गी होना ना होना उनका आंतरिक मामला है। और रही बात ये कि कहीं कहीं ये भी सुनने आया कि आरएसएस ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूँ ये हार का ठीकरा अपने ऊपर ना लेकर के ये समझ रहे हैं कि भाई लोगों को गुमराह करें, जब आरएसएस नहीं आया तो अपना हार गए। लेकिन सब फैक्ट यह है कि आरएसएस के कार्यकर्ता हर बूथों पर तैयार थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। जी मेरा सवाल था कि अभी आपने एक पेपर का जिक्र किया, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, राइट, और उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कबूल भी किया कि हाँ ऐसे ऐसे हमने इतना पैसा लिया, और मगर धर्मेंद्र प्रधान उस पर मौन रखे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान कुछ और कहते हैं जबकि शिक्षा मंत्री हैं, और हमारे प्रधानमंत्री तो बोल ही नहीं रहे, उन्होंने ऐसा लगता है कि कुछ खा के बैठ गए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा दोष ये है कि चाहे आप धरना प्रदर्शन करो, चाहे आप कुछ भी करो, उनको नहीं बोलना है। वो सोचते हैं कि ऐसे
धरना प्रदर्शन करके थक हार के बैठ जाएंगे और इनको अपना जो काम करना वो करते रहेंगे। यही भाजपा के लोग, यही आरएसएस के लोग और सवर्ण के लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन चोरी के माध्यम से अपना ये ग्रेस मार्क दिया गया 1563 लोगों को। क्या ये से जो बुद्धि की क्षमता है, इंटेलिजेंसिया कम नहीं होगी? इस पर भी तो इसमें नुकसान होगा ना। और जो पैसा दे करके 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया अपना पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और सेंटर भी बदलवाए गए हैं, मनचाह सेंटर दिए गए हैं, क्या भारत सरकार को नहीं पता है? सब कुछ पता है। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार जो भ्रष्टाचार के विपक्ष पर करती रहती है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला अगर ये सत्ता से निकलेंगे तो इन्हीं का, इस विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हर क्षेत्र में इनका मिलेगा। शर्मा जी, मेरा सवाल था कि देश की सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जी, उसमें सबसे ज़्यादा भरोसा था इनको कि हम बहुत ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। इनको तो ये था कि हम 80 की 80 ले आएंगे इस बार। जी, जी। मगर वहाँ पे एकदम ऐसा क्या हुआ? क्या अग्निवीर जो हमारी एक भारत सरकार की बनाई हुई योजना थी वो, या किसान आंदोलन, क्या लेके डूब गए? देखिए, ये आपका यूपी ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में भाजपा को झटका लगा, जिसके कारण उनको 240 पर सिमटना पड़ा। रही बात ये कि अग्निवीर भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी जो 30 लाख पर सेंटर में है, ये नरेंद्र मोदी अचार डालने के लिए रखे हैं, बच्चों के लिए नहीं रखे हैं जो बेरोजगार छात्र हैं। और फिर इसमें जो घोटाले हुए हैं, भेदभाव हुआ है और 400 पार करके संविधान बदलने की बात है। तो विपक्ष जो है इस देश की जनता को, खास करके दलित ओबीसी को समझाने में सफल रहे कि अगर इनको 400 पार हो गया तो संविधान बदल दिया जाएगा, इनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने जो दलित ओबीसी की बहुत सारी जातियां हैं वो भाजपा से खिसक गई, सपा का और सपा गठबंधन, जनता गठबंधन के पास आई और उनको यूपी में इनको बहुत करारी हार का सामना देखने पड़ा। अच्छा, अब मेरा सवाल था कि अब जैसे अभी टीडीपी और जनता दल दोनों साथ आ गए, है ना, जो जबकि ये सुशासन बाबू का ही बनाया हुआ एक वो था, मगर वो उधर चले गए। अब बताया, जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि इनमें से जो सांसद जीत के आए हैं, कहीं भाजपा के लोग इनको खरीद के अपनी तरफ ना कर लें और ये जो लूड़ी लंगड़ी सरकार इस टाइम है वो फिसल के और सरकार अपनी बना लें। देखिए, कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए हर गलत काम अपनाती है और जितने भी अपराधी रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, अगर इनकी पार्टी में आ गए तो वो अपना दूध के धुले हो गए, तो वो करेंगे। लेकिन अब उनके सांसदों और उनके अगुवा को भी ये सोचना चाहिए कि भाई जो हम हैं वो जनता के भरोसे पर जीत के आए हैं, उस भरोसे को ना तोड़ा जाए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था कि अभी भाजपा की एक नई कंगना रनावत जो है, उनको एयरपोर्ट पे एक महिला और दूसरा